नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा सेशन का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। तो जैसा कि आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देखा हुआ, जिसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने कवर किया कि संविधान क्या होता है और संविधान क्यों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, कैसे भारत का जो है गणतंत्र के रूप में भारत का जो है उदय हुआ। तो वही हमने सेकंड लेक्चर में जाना कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान में मूल विशेषताओं की संख्या क्या थी, उनके अंदर क्या प्रोग्राम है, वो क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या चीजें जो थी सारी हमने कंप्लीट की। तो आज हमारे इंडियन पॉलिटी का जो सेशन है उसका लेक्चर थर्ड है जिसमें हम कवर करेंगे भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। और मूल विशेषताएं इतने अच्छे से एडवांस लेवल पर हमको कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम फैक्चुअल डाटा में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से उसको भी कवर कर सकते हैं। दूसरा, राइटिंग में अगर सीएससीसी के मेंस एग्जाम्स में वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की मूल विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। ये लेक्चर जो है इतना एडवांस लेवल का मैं आपको समझा दूंगा कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो क्या क्या विशेषताएं रही हैं भारतीय संविधान की जिससे भारतीय संविधान बाकी देशों के संविधान से जो है अलग और एक समृद्ध और विस्तृत दिखाई देता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषता इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं हम पहली विशेषताएं जो है विशाल एवं लिखित संविधान। विशाल एवं लिखित संविधान का मतलब क्या है? तो विशाल का मतलब यह है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान होने का जो आधार है वो क्या है उसका, क्योंकि उसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स, और 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां यानी कि इंडेक्सेस। तो भारतीय संविधान की जो सबसे पहली मूल विशेषता है वो है कि विशाल एवं लिखित संविधान। लिखित संविधान यानी कि विशाल संविधान का मतलब क्या है कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि विस्तृत संविधान है, जो कि इसमें 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। अगर भारतीय संविधान के मूल स्वरूप की बात करें या फिर मोटे तौर पर जो कहा जाता है कि इसमें 22 भाग हैं, पर 2025 के दौर में इसमें इतने सारे जो प्रावधानों को समय समय पर जो है अमेंडमेंट करके जो है बढ़ा दिया गया है ताकि जो सुविधाएं हैं और भारतीय संविधान को एक मजबूत और एक आधारभूत विस्तृत ढांचा प्रदान हो सके। और मुझे लगता है कि प्रकृति का नियम ही बदलाव है, तो हमें भी अपने संविधान में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जो है अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। तो 22 भाग से वर्तमान समय में जो है 25 भाग के रूप में जो है देखे जाते हैं। 395 अनुच्छेद थे संविधान के मूल भाग में, वर्तमान समय में इनकी संख्या जो है लगभग 450 यानी कि 450 से जो है ऊपर है। और अनुसूचियों की बात करें तो वर्तमान में एज इट इज 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। मूल स्वरूप की बात करें तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और इसमें 8 अनुसूचियां थी जो अमेंडमेंट करके लगभग अभी 12 कर दी हैं। और वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 25 भाग और आर्टिकल 450 के रूप में हमें दिखाई देते हैं। हालांकि ये जो डाटा है वो कभी संसद या फिर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला तो नहीं गया, बट कई सारी जगह जो है न्यूज पेपर में या फिर मैगजीन्स में जो आर्टिकल छपते हैं उनमें जो विशेष संविधान के रूप में 25 भाग और 450 के आसपास जो है अनुच्छेद बताए गए हैं। अब दूसरी जो विशेषता है वो है इसमें लिखित संविधान। तो लिखित संविधान तो दुनिया का सबसे पहला जो संविधान था वो लिखने का प्रयास किया गया अमेरिका में। तो अमेरिकी जो स्वतंत्र राज्य है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे पहला जो लिखने का स्वरूप था वो सब अमेरिकी संविधान ने अमेरिकी राज्य ने अपनाया, क्योंकि जो संविधान लिखित रूप में है वो सबसे पहले अमेरिका का था, फिर दूसरा भारत ने अपनाया। तो भारत का जो संविधान है वो लिखित रूप में है।
भारत का संविधान जो है कैसे है, लिखित रूप में, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, ये मौखिक है ना कि लिखित है, यानी कि इसका कोई भी बुक या फिर कोई भी प्रकार की एक लॉ बुक जो है उनकी नहीं है। सिर्फ समय समय पर जो भी अमेंडमेंट करते हैं वो अपने न्यूज मैगजीन या फिर जो गवर्नमेंट के गजेटियर होते हैं उनके माध्यम से वो अपनी पब्लिक को जो है अवगत करते रहते हैं। कोई भी फिलहाल लिखित साक्ष्य नहीं है ब्रिटेन के पास। दूसरा, लिखित संविधान के रूप में सबसे पहला प्रयास जो है अमेरिका के द्वारा किया गया। अब वर्तमान समय में दुनिया का सबसे विशाल और लिखित संविधान के रूप में किसका संविधान है, हमारे भारत का। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरे संविधान की, वो सॉरी दूसरी विशेषता की। तो संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारतीय संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी कि भारत का संविधान जिस समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया, ऑफिशियली रूप से भारत क्या बना, एक गणराज्य, यानी कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत का जो है उदय हुआ। भारतीय संविधान की जो अंतिम शक्ति है वो है भारत की जनता, यानी कि भारत की जनता के जो है मूलभूत अधिकार के रूप में हमने अपने भारतीय संविधान की रचना की। तो दूसरी विशेषता जो है वह संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब है कि अंतिम शक्ति जो है सरकार की और संविधान की वो किसमें, जनता में, यानी कि जनता अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए समय समय पर सरकार को चुन सकती है, सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी, किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। दूसरा, गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश गणतंत्रात्मक है वहां पे हर 5 साल में, जैसे कि हमारे देश में हर 5 साल में जो है लोकसभा विधानसभा के जो है इलेक्शन किए जाते हैं, यानी हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो योग्यता के आधार पर भारतीय जनता के द्वारा जो है निर्वाचित किया जाता है। यानी कि भारत का जो शासक का जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत ना रहकर उसकी योग्यता के आधार पर उसको हर 5 साल में जो है नॉमिनेट किया जाएगा। तो भारत क्या है, एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि भारतीय संविधान और भारतीय सरकार को चलाने की जो व्यवस्था है उसकी अंतिम शक्ति किसमें है, लोकतंत्र, यानी कि भारतीय जनता में है। और दूसरा, भारतीय संविधान जो है भारत को एक गणराज्य के रूप में उपस्थित या उसकी प्रेजेंटेशन को दर्शाता है। अब करते हैं हम तीसरी विशेषता की बात, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का जो है अर्थ क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो नागरिक हैं उनके पास सिर्फ एक ही नागरिक होने का दावा है। ऐसा समझो आप कि भारत की जो व्यवस्था है वो एक संघात्मक व्यवस्था है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर साथ में शक्तियों का बंटवारा करते हैं और साथ साथ में अपनी व्यवस्था चलाते हैं ताकि एक अखंड भारत का जो स्वरूप है वो हमेशा के लिए बना रहे। तो भारत की जो शासनीय व्यवस्था है वो है संघात्मक व्यवस्था। भारत की शासनीय व्यवस्था संघात्मक होने के साथ में भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपनाया हुआ है, क्योंकि राज्य या फिर केंद्र में, चाहे भारत के किसी भी राज्य में, चाहे वो 28 राज्यों में से कोई राज्य हो या फिर भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कोई एक केंद्र शासित प्रदेश हो, भारत का नागरिक सिर्फ एक ही नागरिकता के लिए जो है अनिवार्य होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि भारत का जो नागरिक है चाहे वो किसी भी राज्य में रहे या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहे, भारत का नागरिक होगा। तो ये जो है भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मक होते हुए भी भारत में क्या अपनाई गई है, एकल नागरिकता। क्योंकि भारत क्या, एकल नागरिकता का मतलब है भारत का नागरिक भारत की अखंडता की रक्षा करेगा। दूसरा, इसका एक अर्थ ये भी है कि ऐसे मान के चलो कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंग्लैंड से इंडिया रहने आए या फिर अमेरिका से इंडिया रहने आए, तो अगर वो वहां की नागरिकता को छोड़कर भारत में आते हैं तो सिर्फ उनकी भारत की नागरिकता ही मान्य होगी। अर्थात ऐसा मत समझो कि अगर मैं अमेरिका रहने जाऊं तो मुझे इंडिया की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इंडिया की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी और मुझे अमेरिका की जो नागरिकता है वो अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की सिर्फ एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप उसको जो मिलेगी, संघात्मक शासन प्रणाली होते हुए भारत में क्या अपनाया गया, एकल नागरिकता, जो भारत की एकता और अखंडता का एक प्रमुख लक्षण है। फोर्थ व्यवस्था की हम बात करते हैं, फोर्थ जो कैरेक्टर है, फर्स्ट था विशाल एवं लिखित संविधान, संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है हमारा भारतीय संविधान। दूसरा, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, भारतीय संविधान में ऐसा प्रोविजन किया गया है कि भारत के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए जो न्याय की व्यवस्था की गई है वो स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में की गई है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के दायरे से जो है मुक्त रखा गया है, अर्थात स्वतंत्र रूप से जो है भारत में
न्याय की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो है स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है अस्तित्व है, और स्वतंत्र न्यायपालिका का जो अस्तित्व है वो कहाँ है, हमारे भारतीय संविधान में। तो भारत की संविधान की एक मूल विशेषता ये भी है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि भारतीय संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, जो कि कार्यपालिका को उससे पृथक रखा गया है। आपको बता दूं कि भारतीय सरकार के 3 अंग बताए गए हैं, एक है न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका और एक है विधायिका। तो इन दोनों से अलग एक पृथक अंग के रूप में भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति को उसके शोषण के विरुद्ध अगर उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए भारतीय संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जो स्टेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो चलते हैं वो स्वतंत्र रूप से उसको न्याय दिला सके, उसमें किसी प्रकार की कार्यपालिका या फिर विधायिका के किसी प्रकार के लक्षण या उनके प्रावधानों का जो है हनन वो लोग ना कर सकें। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो ये थी भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं। पहला है विशाल एवं लिखित संविधान, दूसरा है संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका। अब जो कुछ और है अभी भी सारी बातें करते हैं हम। तो इनको हम रफ्त करते हैं अब, और आगे की जो मूल विशेषता है लगभग 8 से 9 हमें पढ़नी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछी जाती है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए हम कुछ भी और ज्यादा पढ़ सकते हैं, बट जब एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है या फिर हम कितना पढ़ेंगे तो इस चीज का भी जो हमें ख्याल रखना है। 5th है समाजवाद। फिफ्थ है समाजवाद। सबसे पहले बात करते हैं हम कि समाजवाद जो शब्द है वो हमारे भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता का जो लक्षण है वो कहां से आया, या इसका जो इंस्पिरेशन या सोर्स रहा है वो क्या है। तो 42 अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में समाजवाद शब्द जो है भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है यानी कि उसकी प्रस्तावना है उसमें जो है समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा या फिर जितने भी राजनयिक हुए या फिर भारतीय संविधान का जो रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा आज तक कोई विशेष या फिर कोई कंठस्थ जो है परिभाषा समाजवाद की नहीं दी गई है। समाजवाद का जो अर्थ अपने अनुभवों से और जो भी राजनीतिक विज्ञान की जो विशेषज्ञ रहे हैं उनके द्वारा जो भी निकाला गया है वो सिर्फ इसका जो है मतलब निकाला गया है कि समाजवाद जो है भारतीय लोगों में जो वर्ग संघर्ष है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या फिर रंग के आधार पर जो संघर्ष और जो भेदभाव चलता रहता है उसके एक बीच का रास्ता जो निकालने का जो है समाजवाद के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार में जो है किया गया था। तो समाजवाद का जो तात्पर्य लगाया जाता है वो है कि वर्ग संघर्ष या फिर नागरिकों के बीच में समाज में चल रही जन्म स्थान, रंग, लिंग, जाति, इनके सबके आधार पर जो भेदभाव है उसको मिटाया जाए और भारतीय नागरिकों के समुचित विकास के लिए उनकी समानता, स्वतंत्रता और उनके न्याय के लिए एक ऐसा आधार तैयार किया जाए जिससे भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों को लेकर या फिर यूं कहें कि वर्ग, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर रंग के आधार पर किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाए। उनके समग्र विकास के लिए भारतीय संविधान हमेशा तत्पर रहेगा। दूसरा, समाजवाद में जो भी समाज या फिर हमारे भारत के जो लोग होंगे उनके हितों की कैसे रक्षा की जाएगी, उनके विकास के लिए भारतीय संविधान कैसे अग्रसर रहेगा। तो कुछ ऐसी एक मोटी मोटी परिभाषा जो है हमें समाजवाद से समझ में आती है। समाजवाद शब्द जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42 अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में जो है जोड़ी गई। इंदिरा गांधी की सरकार में जो है समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब समझिए कि भारतीय समाज में चल रहे वर्ग संघर्ष जिनका आधार धर्म हो सकता है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, रंग के आधार पर जो वर्ग संघर्ष चलते रहते हैं अपने अधिकारों को लेकर, उन सभी का एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसके तहत में भारत के समस्त नागरिकों को जो है समुचित विकास और उनके हितों की रक्षा करते हुए उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, इसकी रक्षा सरकार और उनका संविधान जो है करेगा। तो एक था समाजवाद। अब एक दूसरा है, इसमें छठा है, छठी विशेषता जो है वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य। राज्य का मतलब यहां सरकार से है। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये कब जोड़ा गया। तो ये भी 42 अमेंडमेंट
तो ये भी 42 अमेंडमेंट 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता सॉरी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य ये जो शब्द है जो जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। और यहाँ राज्य से मतलब क्या है, मैंने आपको बताया सरकार से, यानी कि स्टेट्स का जो मोटिव है वो है गवर्नमेंट से, यानी कि किसी गवर्नमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म या फिर रिलीजियस को जो है प्रोटेक्शन नहीं देगी। गवर्नमेंट के नजर में सभी धर्म जो होंगे समान होंगे। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि राज्य सरकार कैसी होगी, धर्मनिरपेक्ष होगी, यानी कि किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगी। राज्य की नजर में सभी धर्म समान होंगे और सभी का समान संरक्षण वो प्रदान करेगी। तो ये था धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये दो मूल लक्षण है भारतीय संविधान की विशेषताओं के। तो और ये दोनों के दोनों कब जोड़े गए, 42 अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी की सरकार में। भारत में एग्जिस्ट करने वाले जो 6 धर्म है प्रमुख, हमारा सनातन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख हो गया, पारसी, बौद्ध, जैन, ये जितने भी धर्म के लोग हैं भारत में, उनका जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समान होगा। राज्य किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्य के लिए सभी धर्म जो होंगे समान होंगे और सभी का समान संरक्षण वो प्रदान करेगी। तो ये थी भारतीय संविधान की कुछ मूल विशेषताएं, जिसमें से पहली हमने पढ़ी कि विशाल एवं लिखित संविधान के रूप में, दूसरा है एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, फिर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कुछ ऐसे। और एक और पढ़ा था हमने संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, जो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक है। तो अब हो गया समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। अब हम बात करते हैं 7 यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं में क्या है, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है, नागरिकों के मूलभूत अधिकार ही मौलिक अधिकार है। इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है, यानी कि किस संविधान से हमने जो है लिए गए हैं, तो यूएसए के संविधान से जो है इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन का जो सोर्स है हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का, यानी कि राइट टू फ्रीडम। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है इनकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है इनकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में कौन से हैं, मौलिक अधिकार, यानी कि नागरिकों के मूलभूत अधिकार जो उन्हें भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो है जन्म से उन्हें प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। आर्टिकल्स की अगर बात करें तो 12 से 35 लगभग इनकी आर्टिकल्स हैं और लगभग 6 प्रकार की जो फ्रीडम की बात की गई है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार के। और कहां से लिए हैं, तो ये हमने यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए हैं, यानी कि जो इंस्पिरेशन रहा है हमारा वो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में क्या है, उसके मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसे कि समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का, समानता का, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, ऐसे मिला के कुल पूरे जो है 6 अधिकार भारतीय संविधान उनको देता है। तो मौलिक अधिकार चर्चा पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में 12 से 35 तक जो है इनके प्रावधान दिए गए हैं। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इसका इंस्पिरेशन का जो है स्रोत रहा है। अब हम बात करते हैं 8th वाले की। मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी चीजें समझाता हूं मैं आसान भाषा में और ज्यादा डिस्क्राइब करके समझाता हूं। कुछ टाइम से क्या है, तबीयत अभी खराब थी, तो लगभग 1 महीने का जो है यूट्यूब पर जितने भी सेशंस हमारे कंटिन्यू चल रहे थे उनमें जो है अब गैप हो गया है। हमारे लास्ट वीडियो आज से 20 से 25 दिन पहले आए थे। मेरी हेल्थ का इशू कुछ ज्यादा हो गया था अभी, इसलिए यूट्यूब थोड़ा बंद था, बट बाकी हम थोड़ा धीरे धीरे वापस इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी भी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, तो कभी कभी बोलने में दिक्कत हो रही है या लड़खड़ा रहा हूँ, तो ये चीज जो है 1-2 वीडियोस बाद में ठीक हो जाएगी। तो आज है हमारा तो अब है हमारी 8th यानी कि 8th जो कैरेक्टर है वो है मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है। तो भारत के नागरिकों के राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे, कैसे कैसे उनको जो है निभाया जाएगा, तो इसकी चर्चा जो की गई है वो की गई है मूल कर्तव्य में।
भारतीय संविधान की जब रचना की गई तब मूल कर्तव्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने अलग से अमेंडमेंट करके इसमें ऐड की है। तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 42 अमेंडमेंट 1976 में जो है ऐड की गई, जिसके तहत अमेंडमेंट हमने किया, जिसमें पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यानी भारतीय संविधान में पार्ट 4A जोड़ा गया और इसके अंदर कुल हमने 10 ड्यूटीज को जो है इंक्लूड किया था। हमने 10 ड्यूटीज को जो उस टाइम पे इंक्लूड किया था और प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 11। तो मूल कर्तव्य क्या है, भारतीय नागरिकों के राष्ट्र के प्रति क्या क्या कर्तव्य होंगे, इनकी चर्चा जो है मूल कर्तव्यों में की गई है। दूसरा 42 अमेंडमेंट 1946 में ये भारतीय संविधान में जोड़े गए, पार्ट 4A जोड़ा गया और उस टाइम पे 10 ड्यूटीज जो है इसमें शामिल थी, यानी कि 10 मूल कर्तव्य को उनमें शामिल किया गया था। वर्तमान समय में जो है वो है 11। तो कितने मूल कर्तव्य है वर्तमान समय में, 11। तो ये जो है मूल कर्तव्य की लिपिबद्धता ऐसे करते हैं, ये भी जो है ऐसे ज्यादा सही रहेगा लिखना, लिपिबद्धता। तो मूल कर्तव्य की लिपिबद्धता यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक है। 42 अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए, पार्ट 4A में इनका जो है प्रोविजन दिया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या के 11 है और उस टाइम पे जब ये जोड़े गए थे इंदिरा गांधी की सरकार में तो इसमें 10 ड्यूटीज थी। अब हम बात करते हैं नवा न्यायिक पुनर्विलोकन। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक मूल लक्षण रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमारी भारतीय संसद जो भी कानून बनाती है उसकी जांच हमारा भारतीय या फिर यूं बोले कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करता है। जांच क्यों करता है, देखो हमारे संविधान का कुछ मूल ढांचा दिया गया है। एक केशवानंद भारतीय केस हुआ था भारत में, जिसमें है ना भारत के संविधान के मूल ढांचे के बारे में बात की गई थी। यानी कि एक ऐसा ढांचा या फिर यूं कहें कि एक ऐसा फॉर्मेट जिसके तहत भारत के संविधान में जो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, उनके जो मूल कर्तव्य हैं, भारतीय शासन प्रणाली का जो संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो है केशवानंद भारतीय केस में आधारभूत ढांचे को लेकर जो है किए गए थे। तो भारतीय संविधान में क्या हुआ, एक न्याय पुनर्विलोकन की जो है एक व्यवस्था की गई। इसका अर्थ ये होता है कि भारतीय संसद जो भी कानून बनाती है उसकी एक बार कम से कम जांच की जाएगी, ताकि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है या फिर भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, उनके जो मूल कर्तव्य है, उनका हनन ना हो। यानी कि सिंपल सी बात इतनी है कि भारत सरकार अगर कोई कानून बनाती है, संसद से वो कानून जो है पास हो जाता है, तो वो एक बार परीक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करती है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन होगा उसका, और जांच की जाएगी कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है उस कानून में जिससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है, या फिर दूसरा भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हनन होता है। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाती है उस कानून में तो वो संसद को वापस से डिनोटिफाइड कराया जाएगा। दूसरा उसकी वहां तक शून्य माना जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकार या फिर मूल कर्तव्य या भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसका हनन करता हो, तो वहां तक वो शून्य माना जाएगा। दूसरा इसका अर्थ एक ये भी है कि मान के चलो कोई कानून संसद द्वारा पास किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति द्वारा इंडियन गजट में वो पास हो जाता है। अब वो जो है कानून लागू हो गया, पर कुछ टाइम बाद हमको पता चलता है कि इसके अंदर जो कानूनों के अंदर प्रोविजन या जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों को हनन पहुंचाते हैं, या फिर भारतीय नागरिकों के अधिकारों को छीनने की या फिर उनको अल्पीकरण करने की कोशिश करते हैं, या फिर भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उसके किसी प्रावधान को अल्पीकरण करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोसेस जो हमें कुछ टाइम बाद समझ में आती है, तो ऐसे में भी हम पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट फिर स्वयं संज्ञान लेकर न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा उस कानून की, और उस कानून के जितने भी प्रावधान होंगे जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को और भारतीय नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्यों का हनन करता है, तो वहां तक वो शून्य माने जाएंगे, अर्थात उनका अल्पीकरण जो है कर दिया जाएगा। तो ये है भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है न्यायिक पुनर्विलोकन, और इसी कारण इसको भारतीय संविधान का सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का सेफ्टी वॉल्व। भारतीय संविधान का सेफ्टी वॉल्व किसे कहते हैं, तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन को, यानी कि संसद द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है उसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसके पास अपने अधिकार हैं, क्योंकि भारतीय संविधान का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय।
तो सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है कि भारतीय संसद द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, जो भी अधिनियम अभी आया है, मतलब अपने तरीके से जो भी टाइम पे कंडीशन बनेगी, अगर वो मूल अधिकारों का या मूल कर्तव्यों को हनन करता है नागरिकों के, या फिर किसी भी प्रकार के भारतीय संविधान के मूल ढांचे के कॉन्सेप्ट को कहीं हनन करता है, तो उस कानून को वहां तक अल्पीकृत या फिर उनके जो प्रावधान है उनको कम कर दिया जाएगा, ताकि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार और संविधान का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो हमेशा बना रहे। तो ये शक्ति रखता है न्यायिक पुनर्वलोकन, और उसका जो है अधिकार क्षेत्र किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास में। इसलिए भारतीय संविधान का जो सेफ्टी वॉल्व है वो कहते हैं न्यायिक पुनर्वलोकन को। अब वह 10th जो है आज का लास्ट, और इसी के साथ में भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जाती हैं, और इन्हीं को हमें याद रखना है। विशेषताओं के माध्यम से मैं आपको 15-20 पढ़ा दूंगा, बट क्या फायदा है, हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। दूसरा, अगर हम CSE का मेंस भी लिखते हैं तो हम उसमें कितने लिख सकते हैं? हमारी जो वर्ड लिमिट है वो है 200 to 250 वर्ड्स तक की। तो इसलिए चीजें हमेशा लिमिटेड पढ़ो, पर अच्छी पढ़ो, एडवांस लेवल की पढ़ो, जिससे आपको समझ में भी आए और हमारे आंसर राइटिंग करने में भी हमको इजी पड़े। तो आज की है लास्ट है वो है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, तो भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से कौन सी है? सामाजिक कल्याण। तो पार्ट 4 में बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ या फिर ड्यूटीज, स्टेट्स की जो ड्यूटीज दी गई हैं वो पार्ट 4 में चर्चा की गई है। तो पार्ट 4 में चर्चा की गई है भारतीय संविधान, भारत के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के कौन कौन से तत्व होंगे जिससे भारतीय नागरिकों के सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा हो, उनको न्याय, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ साथ में उनका समग्र विकास हो सके। तो भारतीय संविधान जो है सामाजिक कल्याण की बात करता है। भारतीय संविधान जो है सामाजिक कल्याण की बात करता है, ताकि भारत के नागरिकों के सभी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रकार से न्याय, उनकी समानता, उनकी स्वतंत्रता, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनकी रक्षा कर सके। और भारतीय संविधान जो है उसके लिए हमेशा समय समय पर जो है निर्देश करता रहता है। तो सामाजिक कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान की एक मूल विशेषताओं में से एक है। तो मुझे लगता है कि आज का ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी समझाने में आपको प्रॉब्लम हुई तो उसका एक छोटा सा रीजन ये है कि मैं 1 महीने बाद सीधा पढ़ाने आ रहा हूँ, मेरी तबीयत अभी भी फिलहाल ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम आने वाला है, क्यों नुकसान किया जाए। तो जितनी भी चीजें समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है सब आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। आने वाले टाइम में हम लेक्चर 4 रिकॉर्ड करेंगे इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे अब राइट टू फ्रीडम, यानी कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार, यानी पार्ट 3 में जो चर्चा की गई है हम उसकी अब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी चीजें समझाई गई होंगी वो आपको आसानी से और कंठस्थ तरीके से समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।